आप लोगों को both are okay, then we can move forward. Please do let me know if I am audible to you all or slides भी आप लोगों को अगर visible हैं तो okay, good, very good, everything is fine. Thank you. Okay. तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। हमारी डिस्कशन चल रही थी कि अरिस्टोटल के नजदीक जो स्टेट की ओरिजिन है वो कैसे हुई है, और वो कहता है कि भाई स्टेट की ओरिजिन तो पहले ही है। स्टेट तो पहले ही है, स्टेट तो इंसान के पैदा होने से ही पहले है भाई। कैसे? वो कहते हैं इंसान खुद वो पैदा ही सोशल लाइफ के अंदर हुआ है, दो लोगों के दरमियान हुआ है। इस वजह से इंसान तो पहले ही उसी सिचुएशन में रह रहा था। और वो कैसे दूसरों से डिफरेंट है, वो कहता है डिफरेंट है, वो कम्युनिकेट कर सकता है, उसके पास रीजन है, वो जो है रैशनैलिटी रखता है, और जो है वो मॉरल परफेक्शन की जो है एक एस्पायरेशन, एक डिजायर रखता है। वो दूसरों से जो एनिमल्स है उससे डिफरेंट है। फिर वो आगे बताता है इसी ओरिजिन ऑफ स्टेट वो कि कैसे वजूद में आ रही है स्टेट। वो कहता है कि देखें भाई, ह्यूमन बीइंग है, और वो मॉरल परफेक्शन भी चाहता है। तो उसका पर्पस क्या है लाइफ का, इंसान क्या चाहता है बेसिकली, पर्पस क्या है उसका? वो कहता है भाई इंसान का जो पर्पस है दैट इज हैप्पी लाइफ। वो कहता है इंसान हमेशा हैप्पी लाइफ चाहता है, और हर कोई चाहता है, प्रैक्टिकल बात है। कौन नहीं चाहता इसकी? ठीक है, कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी जो है वो खुश गुजरे? ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जब हम देखते हैं, वो कहते हैं वो विर्चुअस लाइफ चाहता है। वो कहता है उसकी लाइफ अच्छी हो, विर्चुअस लाइफ हो। ऑब्वियसली वो चाहता है, वो मटेरियल नीड्स को भी पूरा करना चाहता है, वो यही है। अच्छा, अभी यहाँ से एक और चीज होते हैं। वो कहता है कि भाई देखें, अगर इंसान को सही सर्कमटेंसेस मिलेंगे, उसको हालात सही मिलेंगे, और उनको अगर राइट इन्वायरमेंट मिलेगा इंसान को, तो क्या होगा कि उस राइट कंडीशंस के अंदर ही वो हैप्पी लाइफ भी गुजार सकता है, विर्चुअस लाइफ भी गुजार सकता है, और मटेरियल नीड्स भी गुजार सकता है। और वो कहता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, वो कहता है भाई ये कैसे पॉसिबल है फिर कि इंसान जो है वो मटेरियल नीड्स को भी पूरा करे, वो कैसे कर सकता है? तो ही सेड it can fulfill only through one institution, and that institution is state. ये स्टेट इंस्टीट्यूशन है। तो इंसान ने क्यों स्टेट को वजूद में लाया, इंसान को स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी? वो कहते हैं बिकॉज इंसान जो है वो हैप्पी लाइफ चाहता था, क्योंकि उसमें रीजन था। इंसान जो है वो विर्चुअस लाइफ चाहता था, क्योंकि उसमें एक डिजायर थी। तो इन दोनों चीजों के लिए मटेरियल नीड्स की भी जरूरत थी। आपको पता चल रहा है ना यहाँ पे कितना इम्पेरिसिज्म वो यूज, कितना प्रैक्टिकल बात कर रहा है। ये वाकई तीन चीजें इंसान चाहता है, और ये तीन चीजें मटेरियल नीड्स के अलावा तो पूरी नहीं हो सकती। हैप्पी भी रहना चाहता है, विर्चुअस भी रहना चाहता है, और वो कह नहीं मटेरियल नीड्स नहीं पूरी करनी। तो देखिए वो किस तरीके से जो प्रैक्टिकल चीजें उनको लेके आ रहा है। तो वो कहता है ये तीन चीजें इंसान को चाहिए थी, और तीन चीजों के लिए एक ही स्टेट थी, एक ही इंस्टीट्यूशन था जो इसको पूरा कर सकता था। और वो क्या था? वो कहते हैं वो स्टेट क्या है? स्टेट का पर्पस है, वो कहता है हैप्पी लाइफ देना लोगों को, विर्चुअस बनाना लोगों को, और उनकी मटेरियल नीड्स को पूरा करना। दैट इज द पर्पस ऑफ स्टेट। इस वजह से स्टेट वजूद में आई है। यही स्टेट का पर्पस है। जो स्टेट ये चीज पूरी करेगी वो स्टेट ठीक है, जो ये पूरी नहीं करेगी वो ठीक नहीं है। यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोगों की? स्टेट का पर्पस क्या है बेसिकली, स्टेट क्यों वजूद में आई है अकॉर्डिंग टू जो है वो अरिस्टोटल। क्लियर है? ओके। तो वो क्या कहता है? हैप्पी लाइफ एंड ह्यूमन ओनली कैन एक्सपीरियंस दीज विद इन दी स्टेट। वो स्टेट के अंदर ये चीजें कर सकता है, उससे बाहर तो नहीं कर सकता ना। वो जंगल में जाके तो विर्चुअस लाइफ नहीं गुजार सकता, वो जंगल में जाके हैप्पी लाइफ तो नहीं गुजार सका।
जंगल में उसकी जो मटेरियल नीड्स है वो तो पूरी नहीं हो सकती, ये सिर्फ स्टेट में हो सकती है। इसी तरीके से हैप्पी एंड वर्चुअस लाइफ इज एन एक्टिविटी नॉट फीलिंग, यूनिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमंस। ये कहता है ये दो जो है हैप्पी लाइफ और वर्चुअस लाइफ, ये वो कहता है इंसान की यूनिक फीलिंग्स हैं, ये कहीं में कहते हैं ना किसी प्राणी में नहीं मिलती हैं। ठीक है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसको आई थिंक आप, ठीक है? तो और कहीं नहीं मिलती हैं, तो ये सिर्फ़ इंसान के अंदर ही हैं। वो कहते हैं वो कोई ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है? और ये एक एक्टिविटी कोई फीलिंग नहीं है, इंसान ये चाहता है करना, ठीक है? और ह्यूमन्स की कैसे वो कहते हैं कि यूनिक एक्टिविटी है, ये दोनों चीज़ें ह्यूमन हैप्पी लाइफ़ और वर्चुअस लाइफ़। ह्यूमन्स यूज़ रीज़न एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन, क्योंकि इंसान ही है सिर्फ़ जो कम्युनिकेट भी करता है, जिसमें रीज़न भी है, तरीके यूनिक बिकॉज़ मतलब यूज़ है उसको जानवर तो नहीं कर सकते, जानवर तो नहीं कर सकते, इंसान ही कर सकते हैं, ये इसके पाई जाती है और स्टेट भी इंसान ही बनाता है। तो इंसान को इसलिए वो कहता है कि मैन इज़ बाय बर्थ बाय नेचर इज़ सोशल एनिमल, और हैप्पी लाइफ इंसान सिर्फ़ स्टेट के अंदर देख सकता है, उसके बाहर नहीं देख सकता। मैंने पहले बताया कि स्टेट नहीं है तो फिर तो कैओस और वायलेंस होगा ना, वो कहते हैं स्टेट के लिए ये ज़रूरी है, ना तो वर्चुअस दोनों लाइफ गुज़ार सकते हैं। इसी तरीके से वो जो हैप्पी और वर्चुअस लाइफ जो है वो कहते हैं एक्टिविटी है, ये फीलिंग नहीं है, ये यूनिक एक्टिविटी है। क्यों यूनिक एक्टिविटी है इंसानों के अंदर? बिकॉज़ वो कहता है कि ह्यूमन्स में रीज़न होता है, कम्युनिकेशन होती है, जिसकी वजह से उनमें डिज़ायर होती है कि वो हैप्पी लाइफ भी गुज़ारें और वो वर्चुअस लाइफ भी गुज़ारें। और क्यों? बिकॉज़ ह्यूमन्स डेवलप मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ सिर्फ़ ह्यूमन्स ही डेवलप कर सकते हैं और वो स्टेट के अंदर ही कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। तो ये वो कहता है स्टेट का पर्पज़ है, इस वजह से स्टेट वजूद में आई है, कि वो इंसान को हैप्पी कर सके, वो इंसान की वर्चुअस लाइफ़ को प्रमोट कर सके, वो इंसान की मटीरियल नीड्स को पूरा कर सके। क्यों? क्योंकि ये इंसान में इनेट हैं, ये इंसान में हमेशा से रही हैं। इंसान दूसरों से इस वजह से यूनिक रहा है और इंसान चूँकि पैदा होते ही इंसान में हैप्पी लाइफ़, वर्चुअस लाइफ़, मटीरियल नीड्स को पूरा करने की ख्वाहिश होती है, इस वजह से वो कहता है इंसान तो पैदा होते ही पॉलिटिकल होता है। इंसान पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर पैदा हो रहा है जहाँ पे लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं, तो इस वजह से मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल बिकॉज़ वो पैदा ही जिस एनवायरनमेंट में होता है, वो जो है वो इंसानों ह्यूमन्स के अंदर होता है, तो ह्यूमन्स में ये सब ख़ुसूसियात मौजूद हैं, कम्युनिकेशन, रीज़न और मॉरल वैल्यूज़, मटीरियल नीड्स को पूरा करना। तो मटीरियल नीड्स को वो लास्ट में रख रहा है, पहले वो कहता है हैप्पी लाइफ़ इंसान का सुप्रीम पर्पज़ है। फिर वो कहता है वर्चुअस लाइफ सेकेंडरी है और टर्शियरी पे वो मटेरियल नीड्स को रखता है। ये इंसान चाहता है ये ज़रूरियात पूरी हों और जो दैट इज़ स्टेट, स्टेट ही इसको पूरा करेगी। स्टेट का पर्पज़ क्या है? स्टेट का पर्पज़ यही है कि वो हैप्पी लाइफ, वो वर्चुअस लाइफ और उसके साथ-साथ जो है वो मटेरियल नीड्स को पूरा करे। ये स्टेट का फंक्शन है। इसी वजह से स्टेट जो है वो स्टेट की जो है वो ओरिजिन हुई है। ठीक है? इसी के साथ ही वो आगे कहता है और ज़्यादा इसको कि आफ्टर बिकमिंग द पार्ट ऑफ स्टेट ह्यूमन कैन, वो कहता है इंसान ये हैप्पी लाइफ, वर्चुअस लाइफ, मटेरियल नीड्स कब पूरी कर सकता है? वो कहता है जब वो स्टेट का हिस्सा बन जाता है। जब वो स्टेट है और ऐसी फैसिलिटीज़ बनाने की कोशिश करता है। जैसे फॉलो लॉ ऑफ द स्टेट यानी डेवलपिंग मोरल वर्च्यू। तो क्या करता है कि स्टेट के अंदर वो ऐसे लॉज़ बनाते हैं इंसान, जो उनकी मॉरल वर्च्यू को डेवलप करते हैं। इसी स्टेट के अंदर इंसान जो है हैप्पी लाइफ भी गुज़ार सकता है। कैसे हैप्पी लाइफ गुज़ारेगा? अच्छे डिसीज़न बना के। इसी लाइफ के अंदर वो मॉरल वैल्यूज़ भी डेवलप करेगा। क्यों? बिकॉज़ ही हैज़ कम्युनिकेशन, ही हैज़ अ रीज़न। वो सिर्फ़ स्टेट के अंदर ही पूरे कर सकता है। स्टेट से बाहर वो इंसान नहीं पूरे कर सकता। बता रहा था, अब स्टेट के पर्पस बता रहा है।
इसी तरीके से हेंस मैन इज बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल। वो पैदा ही स्टेट के अंदर हो रहा है और वो डिसीजन मेकिंग स्टेट के अंदर कर रहा है। उसकी ख्वाहिशात ही स्टेट में वही है, हैप्पी लाइफ, वर्चुअस लाइफ, और जो है दूसरी जिसको हम कहते हैं कि वो मटेरियल नीड्स की हैं, तो वो उसी स्टेट के अंदर ही रह रहा है और वो स्टेट के अंदर ही पूरी कर रहा है और वो कम्युनिकेशन रीजन के जरिए ही कर रहा है। देयरफॉर ही इज द पॉलिटिकल एनिमल। इसी तरीके से वो कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा जुमला देता है, वो कहता है एरिस्टोटल सेड इफ एनीवन हु इज नॉट द पार्ट ऑफ, वो कहता है कि अगर कोई बंदा, ठीक है, वो कहता है कि अगर कोई बंदा स्टेट का हिस्सा नहीं है, या तो वो खुदा हो सकता है या तो वो शैतान हो सकता है। शैतान और खुदा को स्टेट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर इंसान मॉरल वैल्यूज भी वहीं पे मिलेंगे उसको, मटेरियल नीड्स भी स्टेट में पूरी करेगा वो, और हैप्पी लाइफ भी स्टेट के अंदर ही गुजारेगा। तो वो कहता है सॉरी टू से, वो दो ही चीजें हो सकते हैं, या तो खुदा हो सकता है या शैतान हो सकता है। इंसान जो भी है वो स्टेट का हिस्सा है, वो स्टेट से बाहर नहीं रह सकता। इस वजह से वो कहता है मैन एज अ सोशल एनिमल। स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच कलेक्टिव गोल्स कैन बी अचीव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है आप लोगों ने। ये आपको मैकियावेली में भी कल काम आ गया। स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हो गया जिसमें कलेक्टिव जो इंटरेस्ट हैं वो पूरे होते हैं, अकॉर्डिंग टू जो है एरिस्टोटल। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है स्टेट, ये आप मैकियावेली और हाउस में भी समझ आएंगे। अगर अभी समझ आएंगे तो इशू नहीं होगा। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ दिस सोशल, एरिस्टोटल का स्टेट है। कैसे? बिकॉज स्टेट की जितनी बड़ी बॉडी है इतने और किसी भी कम्युनिटी में नहीं रहते हैं, और उसी स्टेट के अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों की नीड्स पूरी होती हैं कहीं भी नहीं होती हैं। इस वजह से वो कहता है स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यानी इंसानों ने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है ना मिलके, उसमें वो कहता है स्टेट, कहता है फैमिली कोई हाईएस्ट नहीं है। वो कहता है ट्राइब्स हैं कोई हाईएस्ट नहीं है। सिटीज भी हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्टेट हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि इसी स्टेट के अंदर फैमिलीज भी आती हैं जिसको वो पालती है, इसके अंदर पलते हैं। इसी स्टेट के अंदर ट्राइब्स भी पलते हैं, स्टेट के अंदर सिटीज भी पलते हैं, मेगा सिटीज भी पलते हैं, बल्कि और स्टेट उनकी जरूरियात पूरी करती है। स्टेट के अंदर वो अपनी जरूरियात पूरी करते हैं, वो हैप्पी लाइफ गुजारते हैं, विर्चुअस लाइफ गुजारते हैं, वो मटेरियल नीड्स पूरी करते हैं। इसके अलावा कहीं नहीं होते हैं। मैं तो सिंपल आजकल का मिसाल देता हूँ आप लोगों को। चाइना कितना बड़ा है? चाइना के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, और सारे पॉपुलेशन की जरूरियात को चाइना की गवर्नमेंट पूरी करती है। दिस इज द हाईएस्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जो कलेक्टिव गोल्स हैं वो आपके वहीं पे होते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, हमसे तो एक फैमिली नहीं संभाली जाती भाई, मतलब वो वहां पे भी अनारकी आ जाती है। बट एक एक 20 करोड़ की आवाम, स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट? इस पॉइंट की समझ आई है कि स्टेट कैसे हाईएस्ट फॉर्म है सोशल ऑर्गेनाइजेशन की? क्योंकि स्टेट के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, इसके अलावा और किस कहीं नहीं रहते हैं, इसी में ही रहते हैं। तो इस वजह से हाईएस्ट फॉर्म है। गाइस ये पॉइंट समझ आए आप लोगों को कि क्या है बेसिकली हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन? ये मुझे, ओके गुड, वेरी गुड फसी, प्लीज डू लेट मी नो एंड बी एक्टिव, बी विजिलेंट। समझ आ रहा है टोटल आपको? ठीक है। ओके गुड गुड, शाबाश, ठीक है। पर्पज ऑफ स्टेट की समझ आई है, ठीक है, कि वो क्या है बेसिकली, ठीक है, कि गुड, वेरी गुड, शाबाश। पर्पज ऑफ स्टेट क्या है, और इंसान एक सोशल एनिमल कैसे है, और स्टेट का पर्पज क्या है, आपको ये समझ आई है। फिर वो थोड़ा ओरिजिन के बारे में बताता है। वो कहता है अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट इज अ नेचुरल या प्रियर इंस्टीट्यूशन, नॉट मैन मेड एंड नेचुरली कम्स। गॉट इट?
वो कहता है कि स्टेट इंसानों ने नहीं बनाई है, ये नेचुरल है, ये प्रियर टू ह्यूमन है। इंसानों से पहले एग्जिस्ट करती थी स्टेट। कैसे एग्जिस्ट करती थी वो मिसाल देता है सिंपल। वो कहता है जो इनिशियल फॉर्म था ना स्टेट का, इनिशियल फॉर्म था स्टेट का, वो आपको वो कहता है फैमिली के अंदर मिलता है। एक फैमिली, एक फैमिली में 2 लोग थे, वो कहता है वो स्टेट का पहला फॉर्म था। और देखिए ना इंसान जब पैदा हुआ तो वो फैमिली के अंदर ही पैदा हुआ ना, मैंने जैसे आपको बताई सीड और फ्लावर की जो आपको वो नज़र आती है, क्या कहते हैं एनालॉजी उसकी नज़र आती है कि पहले सीड था, फिर फ्लावर बना, फ्लावर से जो है वो सीड बना, ठीक है? इस तरीके से वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि स्टेट इज़ प्रियर टू ह्यूमन। तो ये उसको अपोज़ कर रहा है, वो कहता है कोई नई स्टेट इंसानों ने नहीं बनाई है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट में हम पढ़ेंगे, वो कहेंगे नहीं इंसान जो स्टेट है वो इंसानों ने बनाई है। तो ये कहते हैं नहीं भई स्टेट तो पैदा होती ही थी और देखे ना उसके पास रीज़न है, वो प्रैक्टिकल बात कर रहा है, वो कहता है कैसे भई? वो कहता है फैमिली, फैमिली किससे बनी है? इंडिविजुअल से बनी है ना, इंडिविजुअल की भी एक ऑर्गनाइज़ेशंस थी ना, वो मीट्स सम नीड्स उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, आपस में इंडिविजुअल्स को, तो एक फैमिली बनी, तो फैमिली में ही इंसान पैदा होता है, तो स्टेट तो पहले ही थी और उसका इनिशियल फॉर्म फैमिली था। उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन हुई, उनको कुछ ज़रूरियात पड़ी और उस ज़रूरियात के बारे में और फैमिली से एक्सटेंड हो गई, जो ऑर्गेनाइज़ेशन है। फिर वो कहता है विलेजेस बने, डिफरेंट ट्राइब्स ने मिलके विलेजेस को बनाया और वो ऑर्गेनाइज़्ड हुए आपस में कुछ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और ऑर्गेनाइज़ेशन डेवलप हो गई और इसी तरीके से वो कहता है सिटी स्टेट्स जो उस टाइम पे एथेंस के अंदर थे, जो कि एथेंस ये उस टाइम की बात कर रहा है, तो वो कहता है डिफरेंट विलेजेस ने मिल के स्टेट बनाई। और क्या था डिफरेंट क्योंकि हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी और ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन सारे लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर रही थी। इन सारे लोगों को खुशी भी देने की ज़िम्मेदारी स्टेट थी। इन सारे लोगों को वर्चुअस बनाने की भी ज़िम्मेदारी स्टेट की थी। इन सारे लोगों की जो मटेरियल नीड्स हैं उनको पूरा करने की भी ज़िम्मेदारी स्टेट की थी। तो वो कहता है इस तरीके से स्टेट जो है वो वजूद में आई। फैमिली, विलेजेस, ट्राइब्स, सिटीज़ और अभी जो है डिफरेंट सिटीज़ मिलके अभी आजकल की स्टेट बना रही हैं। गॉट इट? तो ये कहते हैं इस तरीके से स्टेट वजूद में आई है, ये प्रेयर है, ये इंसान के पैदा होने से ही पहले है। क्यों? तो फैमिली भी स्टेट है और फैमिली इनिशियल फॉर्म ऑफ द स्टेट है। पहली-पहली जो स्टेट बनी थी, वो कहते हैं वो फैमिली थी। फिर ट्राइब्स बने, फिर विलेजेस बने, सिटीज़ बने, इस तरीके से वो कहता है, वो स्टेट की जो है वो स्टेट जो है वो वजूद में आई है। आई होप यहाँ तक आपको जो है वो चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो फिर वो कहता है आगे स्टेट के बारे में, वो कहता है कि ओनली स्टेट हैज़ पॉलिटिकल अथॉरिटी जिसके पास पावर है सारा, अथॉरिटी है और किसी के पास भी नहीं है, स्टेट के पास है सिर्फ। कैसे? It allows rational people to participate in politics, deliberations and discussions. वो कहते हैं स्टेट के अंदर सिर्फ जो रेशनल लोग होंगे उनको इजाजत होगी, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करेंगे, डिसीजन मेकिंग लोग ही करेंगे, वो कहता है स्टेट के अंदर। तो इट फिक्सेस राइट एंड रॉन्ग, स्टेट ही है जो डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। इट डिसाइड जस्ट एंड अनजस्ट, स्टेट ही डिसाइड है एंड ओनली सिलेक्टिव सिटीजन्स आर अलाउड इन स्टेट या सिटीजन्स। वो कहता है कि हर कोई स्टेट का सिटीजन नहीं होगा बल्कि सिलेक्टिव लोग होंगे जो स्टेट के सिटीजन्स का दर्जा जिनको मिलेगा, सारे लोग नहीं होंगे। वो कहता है नो, तो बिल्कुल वही प्लेटो को यहाँ पे देख रहा है, वो तो नहीं सारे लोग तो बेवकूफ ही होते हैं, बेवकूफों को तो स्टेट के काम नहीं दिए जाएंगे क्योंकि वहां पे अच्छे सिटीजन्स होंगे, रेशनल लोगों को लाया जाएगा, होंगे लोग ही इन्हीं लोगों में से ही होंगे बट वो रेशनल होंगे, हर कोई नहीं होगा जो डिसाइड करेगा। गॉट इट? तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली वो बता रहा है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी गाइस। आपको क्लियरिटी हुई है कि स्टेट क्या वजूद कैसे स्टेट प्रियर टू
जो है वो कैसे है, एरिस्टोटल फंक्शन क्या है, स्टेट क्या क्या करेगी, स्टेट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, ये बात समझ आई आप लोगों को? यहाँ तक क्लैरिटी है? तो हम आगे चलें, थॉट किस तरीके से जो है वो एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है जी, इमरान आप। इमरान, क्या समझ नहीं है आपको? जी इमरान, मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखें, वो अरिस्टोटल बेसिकली क्या कह रहा है, अरिस्टोटल सेज कि स्टेट की ओरिजिन और स्टेट का फंक्शन क्या है। अच्छा, ये साउंड इशू आपके साथ है या सबके साथ हो रहा है? प्लीज बच्चों मुझे ये जरा बता दें, ये साउंड का इशू सिर्फ इमरान के साथ हो रहा है या साउंड का इशू आप सबके साथ हो रहा है? मेरी आवाज। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट। मैं रिपीट रिपीट करा देता हूँ, डोंट वरी, आई रिपीट इट, आई रिपीट। जी गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को अभी? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आई थिंक इंटरनेट का इशू था शायद, इस वजह से ये बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई। ओके, सो नाउ इट इज क्लियर। ओके, डोंट वरी, हम वहीं से रिपीट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये नेटवर्क की वजह से आई थिंक इशू हुआ है थोड़ा, बट डोंट वरी, मैं आप लोगों को वहीं से रिपीट करा देता हूँ जहाँ पे आप लोगों को इशू आ रहा था। और जिसको कोई भी इशू है तो प्लीज डू लेट मी नो। ठीक है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, ओके, गॉट इट। ठीक है, मैं यहीं से आप लोगों को स्टार्ट करवाता हूँ। तो मेरी आवाज अभी सबके लिए क्लियर है? गॉट इट। ओके, ठीक है गाइस। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बेसिकली एरिस्टोटल का जो कंसेप्ट था स्टेट के बारे में, कि स्टेट जो है उसका पर्पस क्या है, और स्टेट जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, और स्टेट की ओरिजिन कैसे हुई। वो कहता है कि इंसान एक सोशल एनिमल है, वो पैदा हुई स्टेट के अंदर है। क्यों सोशल एनिमल है? वो कहता है क्योंकि वो कहता है कि इंसान के अंदर वो खासियतें हैं जो दूसरे लोगों में नहीं है, दूसरे जानवरों में नहीं है। वो क्या है? वो रीजन है, वो कम्युनिकेशन है, वो रेशनैलिटी है, वो डिपेंडेंट है, जरूरतें हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो हैप्पी लाइफ भी चाहता है, इंसान जो है वो वर्चुअस लाइफ भी चाहता है, और इंसान जो है वो मटेरियल नीड्स को भी पूरा करना चाहता है। तो वो कहते हैं उसके लिए इंसान को क्या चाहिए थी? तो कहते हैं उसके लिए इंसान को एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी, एक स्टेट चाहिए थी, क्योंकि ये तीनों चीजें स्टेट में ही पॉसिबल हैं। तो वो फिर कहता है कि वो स्टेट के अंदर क्या करेगा? वो कहता है स्टेट ही वो अच्छी है सिर्फ जो लोगों को ये तीन चीजें पूरे करने के लिए देती है। और वो कैसे देती है? वो कहता है, वो कहते हैं इस तरीके से देते हैं, और वो उनको लॉज बना के देती है,
स्टेट डिसाइड करती है क्या गलत है, क्या सही है। स्टेट डिसाइड करती है क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है। स्टेट डिसाइड करती है कि कौन उसका सिटीज़न होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हम डिबेट कर रहे थे और हमने आगे देखा कि ओरिजिन ऑफ जो स्टेट है वो कैसे हुई। वो कहता है भई स्टेट तो इंसानों के पैदा होने से ही पहले ही है। क्यों पहले है वो कहता है द इनिशियल फॉर्म ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टेट वाज़, वो कहता है वो क्या था? वो कहता है फैमिली है। जो 2 लोग पहले थे उनमें भी तो एक इंडिविजुअल्स थे, उनमें भी तो एक ऑर्गनाइज़ेशन थी। वो अपनी ज़रूरियात के लिए उसने तीसरे बंदे को पैदा किया, जिसकी वजह से क्या हुआ एक ऑर्गनाइज़ेशन पैदा हुई। तो वो कहता है बेसिक ऑर्गनाइज़ेशन जो वो फैमिली है, इसलिए ज़्यादा पहली स्टेट की फ़ॉर्म जो है वो फैमिली थी। फैमिलीज़ डिफरेंट मिली, ज़रूरियात बनी तो उन्होंने क्या बनाए, उन्होंने ट्राइब्स बनाए। ट्राइब्स डिफरेंट बढ़े, उनकी ज़रूरियात बढ़ी तो उन्होंने विलेजेस बनाए। विलेजेस डिफरेंट बने, उनकी ज़रूरियात बढ़ी तो उन्होंने क्या बनाए, सिटीज़ बनाए और सिटीज़ के बाद क्या बनाई, स्टेट बनाई। तो आजकल की जो स्टेट है इसमें आप स्टेट करती है। तो ये वो कहते हैं स्टेट की ओरिजिन है। तो पहले फैमिली, ट्राइब्स, विलेजेस एंड सिटी स्टेट्स और जो आजकल की स्टेट है वो हमें नज़र आती है सारी सिचुएशन के अंदर। ये उसने ओरिजिन ऑफ स्टेट का जो है वो कांसेप्ट दिया था। ये ओरिजिन ऑफ स्टेट है। ये पर्पस ऑफ स्टेट है उसके नज़दीक। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों की? ठीक है? ये मैं जब बता रहा था कि वो क्या स्टेट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ठीक है? उसी के बारे में। यहाँ तक गाइज़ आपकी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि स्टेट वजूद में कैसे आई, स्टेट का फंक्शंस क्या है और स्टेट का जो है वो मकसद क्या है। ओके गुड। अभी इमरान इमरान मुझे रिस्पॉन्ड कर देना बस, फिर मज़ा आ जाए। हैं इमरान? क्या ख़्याल है? वाह भई वाह! तो समझ जाएगी, क्या बात है। ओके। ओके गाइस, तो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है उसका एक जो है वो छोटा-सा कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि कौन सिटीजन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए स्टेट का, अरिस्टोटल कहता है। ही सेड कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, सिटीजन्स और सिटीजनशिप इज़, क्या सिटीजनशिप है? एक सिटीजन क्या होता है? सिटीजनशिप क्या होती है अरिस्टोटल के नज़दीक? वो कहता है कि दोज़ हू पोजेस रीज़न एंड पार्टिसिपेट इन डेलिब्रेट सिटीजन्स कौन-से हैं? सिटीजन्स वो हैं जो रीज़न रखते हैं, जो स्टेट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको वो सिटीजन्स कहता है। जो रीज़न नहीं रखते, जो स्टेट की पार्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो उनको सिटीजन्स नहीं कहता। मतलब हमारे यहाँ काफ़ी लोग देखे ना, वो कहते हैं यार मुझे छोड़े, मैं बड़ा गैर सियासी बंदा हूँ। तो अगर एरिस्टोटल आज होता ना तो उसको एक रख के देता और वो कहता कि तुम सिटीज़न नहीं हो, तुम निकल जाओ लिहाज़ा यहाँ से। तो वो कहता है सिटीज़न वही है जो रीज़न रखता है और जो स्टेट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। वो चाहे वोट की सूरत में हो। मतलब उसका पॉलिटिक्स और स्टेट से रिलेटेड अफेयर्स के बारे में नो हाउ रखना इम्पोर्टेंट है। जो रखेगा रीज़न के साथ वही सिटीज़न होगा, जो नहीं रखेगा अरिस्टोटल कहता है उसको सिटीज़नशिप का कोई हक नहीं है। सिटीज़न्स आर दोज़ हू रूल एंड रूल्ड, यानी इक्वल रेसिप्रोसिटी इन रूल्स। मैंने पहले बताया ना कि या तो कोई रूल कर रहा है या रूल्ड हो रहे हैं। दोनों सिटीज़न्स हो सकते हैं बशर्त ये है कि वो रीज़न हो उनके पास और वो स्टेट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। रेसिप्रोसिटी बट सुपीरियर एंड इंफीरियर स्लेव्स इन मास्टर रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है भई हम फैमिली को स्टेट नहीं कह सकते अभी, हम विलेजेस को नहीं कह सकते, ट्राइब्स को नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? वो कहते हैं वहाँ पे ये कांसेप्ट नहीं है। वहाँ पे रूल और रूल्ड का कांसेप्ट नहीं है। वहाँ पे एक फैमिली के अंदर फादर होता है, वो जो करता है लोग उसे फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे रेसिप्रोसिटी नहीं है। यानी ऐसा तो नहीं है ना, हमारे यहाँ क्या होता है रेसिप्रोसिटी है ना, मतलब कि हम जब तक अपने रूलर्स को, हाँ, मैं बता रहा हूँ, हम जब अपने रूलर्स को नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम पे वो रूल ही नहीं कर सकते, रेसिप्रोसिटी है। उनको हमारे दरवाज़े पे आना है, वो हमारी वजह से ही ऊपर हैं। ये फैमिली और ट्राइब्स में नहीं होता। गॉट इट? ट्राइब्स का जो एक वडेरा है, एक सरदार है, वो आपके उस पे घर में थोड़ी आता है कहने के लिए कि भई मुझे आप जो है वो सरदार चुन लो। नो, वो कहता है मैं तो पैदा होते ही सरदार था, मैं मरूँगा, मेरे पास जो है वो मेरा बेटा होगा।
और इसी तरीके से जो फादर है, वो फादर के साथ भी यही होता है कि वो फैमिली के अंदर बड़ा होता है, सारे डिसीजंस वो लेता है, रेसिप्रोसिटी तो नहीं होती ना। आप वो फादर आपको कहता है भई ये ऐसा करना है, आप सर नीचे करते हैं, जी करना है। बट स्टेट के अंदर वो कहता है ऐसा नहीं होता, रूल और रूल्ड के अंदर। आप कभी गले नहीं पड़ जाते अपने एमपीएस, एमएनएस के, ठीक है? यस, डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर, तो वो भी मोरल लेस डेमोक्रेसी की ही बात करेगा। मैं आगे बताता हूँ, ठीक है? मैं रबी हम आते हैं इसी के अंदर, तो वो अपने हिसाब से बात कर रहा है ना, वो कहता है वो ही गवर्नमेंट अच्छी है जिसमें ये चीज़ हो, रूल और रूल्ड की हो, जिसमें सिटीज़न्स हों, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, वो उसी स्टेट की बात करेगा। हम पढ़ेंगे उसकी पॉलिटी की जो स्टेट है आगे, आइडियल स्टेट उसकी, उसको देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है थर्ड पॉइंट के रूल्ड और रूल्ड रेसिप्रोसिटी क्या है? वो कहता है वही स्टेट है। इन गुड सिटीज़न इज़ वन हू फॉलोज़ द रूल ऑफ स्टेट। सारे इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है? और सारे रूल्स को फॉलो करेंगे स्टेट को। तो वो कहते हैं ये सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू जो वो है आपका अरिस्टोटल है कि सिटीज़नशिप कौन और कैसे हासिल कर सकता है। और फिर वो आगे बताता है कि अच्छा ये तो सिटीज़न्स की बात है, कौन सिटीज़न नहीं है स्टेट का? कौन सिटीज़न नहीं है स्टेट का? वो कहता है कि 3 लोग हैं जो सिटीज़न्स नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। नंबर 1 वो कहता है चिल्ड्रन, रीज़न तो होता है, बट अंडर डेवलप्ड रीज़न रखता है। रीज़न है उसके पास, उसको नेगेट नहीं कर रहा, एम्पिरिसिस्ट है। रीज़न है उसके पास, अंडर डेवलप्ड है, अभी तक हुआ नहीं है। उसको हम स्टेट के अफेयर्स में नहीं ला सकते, बिकॉज़ उसका प्रॉपर रीज़न नहीं है। वो कहता है वो सिटीज़न नहीं हो सकता। याद रखिएगा सिटीज़न का मतलब ये नहीं है कि वो स्टेट से निकल जाएगा। नो, 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 इसको माइंड में रखना है। सिटीज़न का मतलब अरिस्टोटल के नज़दीक वो है जो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करता है, वो सिटीज़न है। तो वो रूल भी वही करेगा और रूल्ड भी वही होगा। जो और वो कौन होगा सिटीज़न जिसके पास रीज़न है और जो पार्टिसिपेट कर रहा है, वही सिटीज़न है। उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिटीज़न का मतलब है कि वो स्टेट में ही नहीं रहेगा। स्टेट जो गवर्नमेंट अफेयर्स में पार्टिसिपेशन कर रहा है, वो सिटीज़नशिप की बात कर रहा है, ठीक है? तो वो चिल्ड्रन है उसको नहीं कह रहा, वो कहता है ना उनको वोट देने का तरीका है, ना पता है। रीज़न होगा, सियाने होंगे, अंडर डेवलप्ड होते हैं, उनको टाइम लगता है। तो लिहाज़ा वो सिटीज़न्स नहीं है, लिहाज़ा वो ना रूलर बन सकते हैं, ना वो किसी को इलेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। हैव रीज़न बट नॉट डोमिनेटेड। फिर दूसरे नंबर पे कहता है कि कौन है भई, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें रीज़न तो होता है, बट वो क्या होता है, वो डोमिनेट नहीं करता है। थोड़ा बहुत रीज़न होता है बट ने बताया था ना कल वाला जो इसका टीचर था फेमिनिस्ट था और ये जनाब एंटी फेमिनिस्ट है। वो औरतों को नहीं मानता, वो कहता है औरतों के पास रीज़न तो होता है बट डोमिनेटेड नहीं होता है। तो रीज़न अंडर इमोशंस, वो इमोशनल ज़्यादा होती हैं अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है? एंड देन नो कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रूल, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एंड नीड मेन, तो इसलिए उनको मर्दों की ज़रूरत पड़ती है। डिसीजन मेकिंग के अंदर इमोशनली उनको मेंटेन करने के लिए, सँभालने के लिए मर्दों की ज़रूरत पड़ती है। लिहाज़ा वो डोमिनेट नहीं करता उन पे रीज़न जो है। इन इन्फीरियर टू मेन इन रीज़न, वो कहता है इंसानों से इन्फीरियर हैं। सॉरी, मर्दों से इन्फीरियर है जो मेन है। ठीक है? जो वुमन है, तो लिहाज़ा उसको हम सिटीज़नशिप का दर्जा नहीं देंगे। तो देयरफॉर ही इज़ एन एंटी फेमिनिस्ट, गॉट इट? वो क्या है? वो एंटी फेमिनिस्ट है। ये बात समझ आई है? तो वो उनको भी कहता है ये भी सिटीज़न्स नहीं है भाई, और चिल्ड्रन को कह रहा है ये भी सिटीज़न्स नहीं है। क्योंकि इनके पास रीज़न होता है बट अंडर डेवलप्ड, इनके पास रीज़न होता है बट डोमिनेट नहीं करता। और थर्ड पे वो कहता है कि डू नॉट हैव रीज़न एट ऑल। इनके पास अगर प्लेटो के नज़दीक शयान होते ना तो आप सिटीज़न नहीं थे। ठीक है? प्लेटो के नज़दीक आप नहीं थे सिटीज़न। तो डू नॉट हैव रीज़न एट ऑल, वो कहते हैं गुलाम, स्लेव्स जो हैं, उनके पास रीज़न बिल्कुल नहीं होती, लिहाज़ा उनको तो सिटीज़नशिप का दर्जा हरगिज़ ही नहीं मिलना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं कि हू इज़ सिटीज़न एंड हू इज़ नॉट अ सिटीज़न। ये उसके बारे में जो है वो कांसेप्ट दे रहा है। गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गई है कि उसे सिटीज़नशिप स्लेवरी का, इसको ज़रा गौर से समझें। ये भी बड़ा मज़ेदार कांसेप्ट है इसका। स्लेवरी क्या कहता है? वो कहता है कि स्लेवरी इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन।
अकॉर्डिंग टू जो है एरिस्टोटल, वो कहता है स्लेवरी नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? तो कुछ लोग ऐसे नेचुरली होते हैं जिनमें रीज़न ही नहीं होता है, तो ये नेचुरल है। स्लेवरी इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमी ऑफ ग्रीस, दे परफॉर्म ऑल फंक्शंस। तो ये क्या कहता है कि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर स्लेव्स नहीं होंगे, तो कैसे हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे? स्लेव्स को तो प्लेटो भी मान रहा था, वो कहते ज़रूर। और कुछ लोग तो खाने-पिलाने के लिए भी हो ना, तो वो कहता है कि ये स्लेव्स हैं, ये नेचुरल हैं, और कुछ लोग अल्लाह ताला ने इसलिए ख़ल्क़े हैं कि भई वो सिर्फ़ काम करके दें, तो लिहाज़ा वो नेचुरल हैं। तो स्लेव्स आर दोज़ हू, कौन स्लेव्स हैं? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, वो कहता है नो रीज़न एट ऑल, जिनके पास टके का रीज़न नहीं होगा। पीपल डिफीटेड इन वॉर्स, जो वॉर्स में डिफीट हो जाएँ, उन लोगों को आप ले आते हैं, वो भी स्लेव्स होंगे। देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे जो पैदा होंगे, वो भी स्लेव्स होंगे। आफ्टर डिफीट इन वार, इंफीरियर एंड सुपीरियर रिलेशंस, क्योंकि वॉर में जीतने और हारने के बाद इंफीरियर और सुपीरियर रिलेशंस बन जाता है। जो हारेंगे वो इंफीरियर होते हैं, जो जीत जाते हैं वो सुपीरियर होते हैं। तो वो कहते हैं रीज़न ज़्यादा होता है इसलिए वो जीत गए, और उनके पास रीज़न कम था इसलिए हार गए। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर का जो रिलेशन बनेगा, ये मास्टर और स्लेव का बनेगा। तो स्लेव इज़ नेचुरल, उसके पास रीज़न नहीं है, और वो जो है ज़रूरियात भी पूरी करनी है, तो लिहाज़ा ज़रूरियात हमारी वो पूरा करेंगे, और वो ये नेचुरल है, क्योंकि ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ये जो स्लेवरी का है, और उनका होना लाज़मी है हमारी लाइफ़ में, तो उसके बगैर कोई काम नहीं होगा हमारा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? छोटे से कंसेप्ट हैं, बस समझना चाहिए आपको, ठीक है? यहाँ तक अगर आपकी चीज़ें क्लियर हैं, तो हम जो है एक नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं, 40 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसका जो मेन कांसेप्ट है, वो अब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके अंदर ही, कि भई उसकी बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट और क्लासिफिकेशन का जो कांसेप्ट है, वो बेसिकली क्या है? उसको हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने प्लेटो का कंप्लीट कर लिया है, कि उसकी एरिस्टोटल का, कि भई उसका थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है, पर्पस ऑफ स्टेट क्या है, सिटीज़नशिप का कांसेप्ट क्या है, स्लेवरी का कांसेप्ट क्या है। अभी हम देखेंगे उसका बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट, ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट का जो कांसेप्ट है, उसको ज़रा हम देखते हैं। गॉट इट? तो डू लेट मी नो। यस, नॉन एजुकेटेड ही होंगे ना जिनके पास रीज़न नहीं होगा। अब्दुर्रहमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू लिंक, जॉइन मी। इंटरेस्टिंग डिस्कशन है आगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आता है, थीसिस और पीएमएस में।